नमस्कार साथियों, परीक्षण परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, आज हम लोग शुरुआत फिर से करते हैं। देखते हैं आज हमको क्या क्या चीजें देखनी है। इसके पहले कल हम लोगों ने क्या किया था, जो सिद्धांत देखा था, अधिगम को हम लोग देख रहे थे। अधिगम को हमने पढ़ लिया। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, जैसे अधिगम का वक्र, अधिगम का पठार, अधिगम का स्थानांतरण, ये सब चीजें क्या की हम लोगों ने एक एक करके देख लिया। उसके बाद हम लोग बात करें साथियों अधिगम के सिद्धांत की। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, अधिगम के सिद्धांत में हम लोगों ने दो सिद्धांत को क्लियर कर लिया, एक थॉर्नडाइक का सिद्धांत और एक पावलोव का सिद्धांत को हम लोगों ने देखा। जितने भी लगभग प्रश्न बनते हैं हम लोगों ने सबको एक एक करके कवर कर लिया सारा। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं, अगला सिद्धांत देखते हैं आज हम लोग क्या क्या देखना है। तो साथियों आज हम लोग देखेंगे स्किनर का सिद्धांत देखेंगे, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से जाना जाता है, और देखेंगे कोहलर का सूच का सिद्धांत। दो सिद्धांत बहुत ही अत्यंत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इससे क्या होता है, आपके परीक्षा में हमेशा सिद्धांत से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि चाहे उपनाम पूछ लेता है, अन्य नाम, विशेषताएं, जितने भी चीज दी रहती हैं उनके प्रयोग पूछ लेता है, क्या क्या चीजें उन्होंने अपने प्रयोग में बताए थे। हमको क्या करना है, एक एक चीज के सबको करके देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्या, पहले शुरुआत करेंगे स्किनर के सिद्धांत से, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है हमारा। देखेंगे बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती है, हम एक एक करके इसको देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते देखते हैं क्या हमारा दिया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत को अगर किसने दिया है, तो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे कौन, बीएफ स्किनर। उनके द्वारा क्या किया गया है, इस सिद्धांत को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखें क्या दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम। बिल बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि। इससे क्या होता है, अन्य नाम उपनाम से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं, एक एक सिद्धांत को क्लियर करते हैं, क्या क्या चीजें इन्होंने कौन कौन से अपने सिद्धांत में, उस सिद्धांत को क्या क्या नाम दिया है। पहला दिया है क्रिया प्रसूत अधिगम, उसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद इसी को हम कहते हैं, अगला नाम दिया है आर टाइप अनुबंधन, फिर दिया है सक्रिय अनुकूलन, अगला दिया है नैमित्तिक अनुकूलन, आगे दिया है क्या हमारा सबलीकृत अनुक्रिया सिद्धांत, फिर दिया अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत और प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। बात करें अगर बीएफ स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को, तो इतने नामों से जाना जाता है। परीक्षा में आपको कोई भी नाम, इतने जो नाम दिए हैं इसमें से कोई भी नाम आपको दे के पूछ सकता है कि ये सिद्धांत किसने दिया है। तो हम लोगों ने क्या क्या एक एक करके देख लिया। क्रिया प्रसूत अधिगम, आर टाइप का, इसे आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं, फिर सक्रिय अनुकूलन, नैमित्तिक अनुकूलन, सबलीकृत अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत इत्यादि सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। आगे देखेंगे सिद्धांत का सारांश क्या है। सिद्धांत के सारांश को चलिए हम लोग समझते हैं, इसमें क्या चीज दी गई हम उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया। इन्होंने कहा है किसी अनुक्रिया का दोबारा होना या न होना, किसी अनुक्रिया का दोबारा होना न होना क्या होता है, हमारा मिलने वाले दंड या पुरस्कार पर निर्भर करता है। इन्होंने बताया है कि सबसे महत्वपूर्ण, इन्होंने क्या बताया, अनुक्रिया और उद्दीपक की बात इन्होंने कही है। तो इन्होंने बताया किसी अनुक्रिया का दोबारा होना न होना वो क्या करता है, अनुक्रिया मिलने वाले दंड या पुरस्कार पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे इन्होंने कहा है स्किनर का चूहे वाला प्रयोग 1938 में किया गया था, तथा प्रयोग में शामिल बक्से को पहले सक्रिय अनुकूलन बक्सा तथा बाद में स्किनर बक्से के नाम से इसको जाना गया था। ठीक है, इसको देखते हैं। तो इन्होंने जो चूहे पर जो प्रयोग किया था वो कब किया था, 1938 में किया था। इसमें इसके बाद इसको किस नाम से जाना गया, पहले सक्रिय अनुकूलन बक्से के नाम से जाना जाता था, बाद में स्किनर बॉक्स के नाम से इसको जाना गया। आगे देखते हैं स्किनर के कबूतर वाले प्रयोग में शामिल बक्से को कबूतर पेटिका कहते थे। क्या कहते थे, तो कबूतर पेटिका के नाम से जाने जाते थे। जो कब खोज किए, तो 1943 में। इन दोनों बक्से के आविष्कार भी स्किनर ही हैं। ठीक है, 1943 में क्या होता है, इन्होंने कबूतर प्रयोग, 1938 में चूहे पर प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे देखेंगे बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया अर्थात जिसे रेस्पॉन्स पर जोर दिया है, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया है बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर, उसके बाद कबूतर पर किया था। इन्होंने पहले चूहे पर किया था, इसके बाद क्या किए थे, कबूतर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ये देखिए चूहा है, इधर लीवर लगा है, ये लाइट है, सिग्नल है। ठीक है, ये चीजें क्या होती है, इसमें एक एक चीजें करके इसमें बताई गई थी। चलिए हम लोग समझते हैं, देखते हैं कैसे इन्होंने कैसे करके प्रयोग किया था, हम उसको देख लेते हैं क्या कहा है। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया।
क्या किया, सर्वप्रथम इन्होंने एक बॉक्स दिया, उसमें क्या किया, एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता तब खाना आ जाता था। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर क्या किया, घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर में लगा और उसके लिए छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद क्या किया उसने, इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता था। क्रिया प्रस्तुत का अनुबंधन सिद्धांत इसे ही हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या दिया है इसमें आगे देखते हैं। हम आगे देखते क्या दिया है। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया होती है, बाद में क्या होता है, उद्दीपन मिलता है हमको। पहले क्या होती है, अनुक्रिया होती है, रिस्पॉन्स होता है, बाद में स्टिमुलस अर्थात उद्दीपक या उद्दीपन मिलता है हमको। तो पहले अनुक्रिया, बाद में उद्दीपन। आगे बढ़ते हैं, दिया है जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में क्या होती है, तीव्रता आती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे हम क्या होता है, बच्चे को अगर पुनर्बलन दिया जाता है तो वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में क्या होती है, उसकी वृद्धि होती है, तीव्रता आती है, तेजी होती है। आगे दिया है सीखने की अनुक्रिया में रेनफोर्समेंट अर्थात क्या बोलते हैं, पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। अगर कोई भी चीज बच्चा अगर सीख रहा है तो सीखने में क्या होता है, पुनर्बलन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि बच्चा क्या करता है, कोई भी चीज अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर उसको क्या करता है, सीखता है। ठीक है, तो ये क्या, इसके बाद इन्होंने जो दूसरा प्रयोग किया था वो देखिए कबूतर पर किया था। इनका जो प्रयोग दूसरा था वो किस पर था, कबूतर पर। ये रोशनदान थी आपके, इधर से ये प्रकाश आ रहा है और इधर ये कुंजी लगी, ये भोजन की क्या होती है, खिड़की होती है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो कबूतर पर प्रयोग, इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण इनका प्रयोग था वो चूहे पर था। हम लोगों ने दोनों प्रयोग को देख लिया। ठीक है, तो एक एक चीज करके हम लोगों ने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके सिद्धांत में और क्या चीजें हैं आगे देखेंगे। पुनर्बलन क्या होता है, रेनफोर्समेंट क्या होता है, पुनर्बलन को हम समझते हैं। पुनर्बलन क्या होता है, तो जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ जाती हैं उसे पुनर्बलन कहते हैं। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना, ये क्या होता है, पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। पुनर्बलन का अर्थ ही होता है क्या, पुनः बल देना। ठीक है, तो क्या होता है, जिस उद्दीपक को देने से मतलब अनुक्रिया के करने की संभावनाएं बढ़ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन अर्थात रेनफोर्समेंट कहते हैं। चलिए जानते हैं, आगे देखते हैं पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं साथियों। तो पुनर्बलन पूछा जाता है परीक्षा में, पुनर्बलन कितने तो पुनर्बलन आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला दिया है सकारात्मक पुनर्बलन, जिसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के नाम से जानते हैं। जैसे सकारात्मक में भोजन आएगा, पानी आएगी, नौकरी, प्रशंसा इत्यादि, ये सब चीज किसमें आएंगे, तो ये सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या हमारा नकारात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव रेनफोर्समेंट बोलते हैं। जैसे दंड आता है, दंड देना, मना करना या डांटना इत्यादि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। यही चीज क्या होती है, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। हम लोगों ने पुनर्बलन को देखा, जो मतलब पुनर्बलन क्या होता है उसको देख लिया। पुनर्बलन के प्रकार को हम लोगों ने देख लिया। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक में आपके भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा, बड़ाई इत्यादि चीजें आती हैं, और नकारात्मक में दंड आता है, आपका मना करना आता, डांट फटकार आती है। ये सब चीजें किसमें आती हैं, तो नकारात्मक में आती है। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखेंगे पुनर्बलन की अनुसूची। यह दो प्रकार की जो अनुसूची होती है पुनर्बलन की, यह भी कितने प्रकार की होती है, आपकी दो प्रकार की होती है। चलिए हम उसको देखते हैं। पहला दिया सतत पुनर्बलन अनुसूची। इसमें क्या होता है, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना, ये क्या होता है, सतत पुनर्बलन कहलाता है। सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस, अर्थात क्या होता है, लगातार। तो इसमें क्या होता है, जब जब कोई अनुक्रिया बच्चा करता है तो पुनर्बलन उसको क्या होता है, दिया जाता है। पुनर्बलन उसको प्रत्येक सवाल पर अगर हल करने पर बच्चे को क्या होता है कि हम लोग कैसे देते हैं, तारीफ करके उसको क्या होते हैं, बढ़ावा देते हैं। आगे दिया आंशिक पुनर्बलन, दूसरा दिया है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। इसमें क्या होता है, इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना। ठीक है, ये किसमें आएगा, आंशिक। आंशिक मतलब थोड़े रूप में क्या होता है, पुनर्बलन को देना, ये चीजें कहती हैं। हम लोगों ने अनुसूची में दो प्रकार के जो होते हैं, सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन को देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे,
स्किनर के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग, स्किनर के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग या प्रयोग क्या होता है तो उसको देखते हैं। दिया है अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत के प्रतिपादन हुआ, मतलब इससे क्या हुआ, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। दूसरा दिया है शिक्षण मशीन का आविष्कार इसी सिद्धांत की देन है। शिक्षण मशीन के सिद्धांत की अगर बात करते हैं देन किसकी है तो इसी सिद्धांत की देन है। आगे दिया है पुरस्कार का महत्व सर्वाधिक, इस सिद्धांत में क्या होता है कि पुरस्कार का महत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। आगे दिया पुनर्वलन अनुक्रिया के बाद प्रदान किया जाता है। पुनर्वलन क्या होता है, अगर बच्चा पुनर्वलन कब दिया जाता है, अभी हम लोगों ने देखा क्या, जब कोई सवाल हल करता है तब तो उसको तारीफ स्वरूप आदि इत्यादि पुनर्वलन मिलते हैं। तो बच्चे को पुनर्वलन कब मिले, जब कोई अनुक्रिया करेगा उसके बाद ही तो पुनर्वलन दिया जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। आगे दिया है पुनर्वलन प्रदान करने से अधिगम अस्थायी हो जाता है। पुनर्वलन प्रदान करने से अधिगम जो होता है बच्चे का जो कुछ भी सीखता है वो क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो था स्किनर के सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग, इससे भी क्या होते हैं परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। हम लोगों ने उसको भी एक एक करके देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा सिद्धांत हम पहले बताया, दो सिद्धांत साथियों आज हम लोग क्लियर करेंगे एकदम, जिससे जितने भी प्रश्न लगभग आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण उसको देखेंगे। तो पहला सिद्धांत हम लोगों ने स्किनर का सिद्धांत जो था उसको देख लिया। एक एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जितने भी लगभग उसके अन्य नाम उपनाम शिक्षा में प्रयोग, बाकी प्रयोग क्या क्या चीजें उन्होंने की थी एक एक करके हम लोगों ने सबको देख लिया। दूसरा सिद्धांत हम लोग देखेंगे क्या, आज कोहलर का सिद्धांत देखेंगे, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जिसे इनसाइट थ्योरी के नाम से जाना जाता है या फिर गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए हम इसको देखते हैं कि ये सिद्धांत होता क्या है, क्या क्या चीजें इसमें बताई गई है, सूझ उत्पन्न कैसे होती है, क्या इसका प्रयोग क्या होता है शिक्षा में, कैसे कैसे करके अन्य नाम उपनाम इत्यादि चीजों को हम क्या करेंगे एक एक करके देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले गेस्टाल्टवाद। अगर गेस्टाल्टवाद, क्योंकि गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है, तो सर्वप्रथम उसको देखते हैं। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आकृति, समग्रता अथवा संपूर्ण। संपूर्ण आकृति क्या होता है, आकृति, समग्रता अथवा संपूर्ण। जैसे मान लीजिए हम कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो समग्र रूप से क्या करते देखते हैं, न कि सिर्फ उसके पार्ट्स को देखते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दिमर कोप्फा, कोहलर इत्यादि को माना जाता है। कोई भी चीज क्या होती है, हम गेस्टाल्टवाद संपूर्ण आकृति का अवलोकन तभी करते हैं, जैसे इसमें बताया गया है कोई भी सामान हम लेने जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, संपूर्ण अवलोकन करते हैं, सब चीज उसमें देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें दी गई, न कि जो चीजें मतलब दिख रही वही चीज हम लोग देख के चले आते हैं। तो ये सिद्धांत मुख्य रूप से यही कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई है तो उसको देखते हैं। तो दिया है इस सिद्धांत का सर्वाधिक प्रयोग कोहलर ने किया है। अगर बात करें इस सिद्धांत की सर्वाधिक प्रयोग की तो किसने किया, आपके कोहलर ने अपने सिद्धांत इस सिद्धांत का प्रयोग किया है। कोहलर ने इस सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, उन्होंने तो टोटल 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था। तो वही कहा गया है दोस्तों साथियों, कहते हैं ना सूझ क्या होती है, सभी बच्चों में एक समान नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये इन्होंने 6 चिंपैंजियों प्रयोग किया। तो जो सबसे महत्वपूर्ण इनका प्रयोग माना जाए तो किस पे था, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। यह सिद्धांत जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दिमर ने दिया तथा कोप्फा व कोहलर ने इनको प्रचलित किया। सिद्धांत किसने दिया था अगर बात करें तो जर्मन मनोवैज्ञानिक कौन थे, मैक्स वर्दिमर ने। लेकिन अगर प्रचलित आगे बढ़ाने का कार्य कौन करते हैं तो कोप्फा व कोहलर ने इनको प्रचलित किया था। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समस्या शिक्षण अधिगम को मतलब जो कुछ भी सीखते हैं वो बिना खंडों में विभाजित किए समन एवं पूर्ण रूप से क्या होता है एक साथ बालकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो बालक अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा स्वतः ही अधिगम प्राप्त कर लेते हैं। हम कहने का तात्पर्य यही साथियों, हम किसी भी समस्या को अगर क्या करते हैं तर्क वितर्क इत्यादि चिंतन समस्या करके अपनी समस्या का समाधान करते हैं तो वही हमारा सूझ का सिद्धांत कहलाता है। बस इतना जानिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्या दिया हमारा। आगे देखेंगे सिद्धांत के अन्य नाम में कौन कौन से आते हैं उसको देखते हैं। इस सिद्धांत के अन्य नाम उपनाम से भी जाना जाता है। इसमें दिया है क्या, पहला दिया सूझ का सिद्धांत, इसके बाद अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसके बाद दिया अवयवी सिद्धांत, फिर दिया हमारा क्या समग्र या समरूपवादी सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत। गेस्टाल्ट क्या होता है, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ समग्र पूर्ण पहले ही बता चुके हैं। इत्यादि नामों से सिद्धांत को जाना जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको एक एक करके देख के जाइएगा पेपर परीक्षा की दृष्टि से, जिसमें सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अवयवाद का सिद्धांत, समग्र या समरूप सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत
इत्यादि सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, इससे परीक्षा में प्रश्न भी बनते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कोहलर के अनुसार सूर्य की विशेषताएं होती हैं। कोहलर के अनुसार सूर्य की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, चलिए एक एक करके उसको समझते हैं। तो दिया है अंतर्दृष्टि अचानक उत्पन्न होती है। जो सूर्य होता है, हम पहले ही बता चुके, सूर्य जो होता है वो अचानक आता है, अकस्मात उत्पन्न होता है। सूर्य का संबंध बुद्धि से होता है, बिल्कुल सही बात है। हम जो कुछ भी अगर सोचते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, उसमें बुद्धि का अहम रोल होता है। और सूर्य आयु पर निर्भर करती है, अर्थात आयु के बढ़ने के साथ साथ सूझ भी जो हमारी होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। फिर दिया है सूझ से प्राप्त ज्ञान जो होता है अस्थाई होता है। इस चीज को आप लोग नोट करिएगा एकदम, सूझ से जो ज्ञान मिलता है हमको वो क्या होता है, अस्थाई होता है। आगे दिया है गेस्टाल्ट के सिद्धांत के चरण। गेस्टाल्ट के सिद्धांत के चरण जो उसको देखें, एक एक चरण को देखेंगे तो क्या पहला दिया है लक्ष्य, बालक को लक्ष्य प्राप्त करने में समस्या आना। अगर चरण की बात करें, पहला चरण क्या होता है कि लक्ष्य, बालक के चरण में जो भी चीज लक्ष्य प्राप्त करता है उसमें समस्या का आना। दूसरा दिया है बाधा, लक्ष्य प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं का आना। जैसे कोई भी बाधा लक्ष्य प्राप्ति कर रहा है उसमें क्या होती है, अगर कोई भी लक्ष्य प्राप्ति उसमें अनेकों प्रकार की बाधाएं जो आती हैं वो भी होती हैं। फिर दिया तीसरा तनाव बाधाओं की स्थिति में व्यवस्थित द्वारा, तनाव बाधाओं की स्थिति में व्यक्ति द्वारा निष्क्रिय होकर चिंतन मनन करना। ये सब चीजें क्या आती है, गेस्टाल्ट सिद्धांत के एक चरण आता है, तब जाकर बच्चा क्या आता है, अपनी समस्याओं का निदान कर पाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक एक करके सारी चीजें देख ली, क्या क्या चीजें होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कोहलर का प्रयोग। कोहलर का जो प्रयोग था हम उसको देखेंगे। उन्होंने जो प्रयोग किया था उसको चलिए समझते हैं, कैसे कैसे करके उन्होंने प्रयोग किया था, क्या क्या चीजें उन्होंने बताई थी। तो देखते हैं कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक वनवानुस अर्थात कहें चिंपैंजी पर किया था। उसने चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और छत पर कुछ केले लटका दिए। भूखा होने की वजह से चिंपैंजी उछलकर केलों को पकड़ने का क्या करता है, प्रयास करता है। जब भूखा रहता है तो क्या करता है, चिंपैंजी बार बार केले को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन केले ऊंचाई पर होने की वजह से चिंपैंजी केले को पकड़ नहीं पाता है। फिर कोहलर द्वारा वहां एक छड़ी रख दी जाती है। चिंपैंजी की नजर उस छड़ी पर पड़ गई और केले को तोड़ने का फिर से प्रयास करता है। तो एक एक करके प्रयास करता है। देखिए यहाँ पर ये प्रयास कर रहा है, देखिए बार बार प्रयास ये कर रहा है। यहाँ पे ये देखिए पहले एक डब्बा रहता है, इसके बाद एक एक लगाकर क्या करता है, प्रयास करता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर उसको बाद में क्या होती है, देखिए यहाँ पर बाद में उसको सफलता मिलती है। फिर क्या दिया है, लेकिन दोबारा ऊंचाई की वजह से नहीं पहुंच पाता। फिर कोहलर ने वहां एक डब्बा बॉक्स रखा। चिंपैंजी ने बॉक्स से देखा और उस पे चढ़कर छड़ी की सहायता से केले को तोड़ लिया। तो यही कहने का तात्पर्य, पहले क्या करता है, बार बार वो प्रयास करता है लेकिन नहीं पहुंच पाता है। फिर क्या होता है, उसको उसमें रूम जो कमरा होता है उसमें डिब्बा दिखाई देता है पिंजड़े में। तो डिब्बा क्या करता है, पहले एक डिब्बा रखता है, बार बार फिर क्या करता, नहीं पाता तो दूसरा डिब्बा। आगे दिया है कि प्रयोग के अनुसार चिंपैंजी ने जब मानसिक क्रियाएं की तभी वह बॉक्स और छड़ी का इस्तेमाल करके केले को तोड़ पाया। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब चिंपैंजी ने केले उतारे तो उसने छड़ी और बॉक्स का समय रूप से क्या होता है, प्रयोग किया। इसलिए इसे गेस्टाल्ट का सिद्धांत कहा जाता है। हम लोगों ने एक एक चीज करके देख लिया साथियों। क्या होता है इसमें कि जो बॉक्स होता है, चिंपैंजी क्या होता है, वो जिस बॉक्स में बंद होता है उसमें क्या करता है, उसको जब केला नहीं प्राप्त होता है तो सर्वप्रथम क्या करता है, छड़ी मिलती है, छड़ी से भी केला उसको नहीं प्राप्त होता है तो एक डिब्बा रखता है, एक बॉक्स रखता है। जब उस पर उसके चढ़ने के बाद भी नहीं मिलता है तो दूसरा बॉक्स रखता है। दूसरा बॉक्स रखने के बाद क्या होता है, वो केले को प्राप्त कर पाता है। देखिए यहाँ पर वही दिखाया गया है। देखिए पहले एक रखा तो नहीं पाया, फिर दूसरा रखा तो यहाँ पर क्या हुआ, कोशिश की, फिर इसके बाद तब छड़ी लिया हाथ में, तब यहाँ पर क्या किया, अपने लक्ष्य को ये प्राप्त कर लिया। यही चीज इसमें बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या दिया उसको देखते हैं। आगे दिया है संगठन व्यक्ति द्वारा संपूर्ण परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण करने पर सूझ का उत्पन्न होना एवं लक्ष्य की प्राप्ति करना। ठीक है, पुनः संगठन क्या होता है, व्यक्ति द्वारा परिस्थितियों का पुनः संगठन करना। तो संगठन क्या होता है कि व्यक्ति द्वारा संपूर्ण परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण करने पर सूझ का उत्पन्न होना, सूझ का उत्पन्न होना हमारा क्या कहलाता है, एवं लक्ष्य की प्राप्ति होना संगठन कहलाता है। लेकिन पुनः संगठन क्या होता है, व्यक्ति द्वारा परिस्थितियों का पुनः संगठन करना। जितनी भी परिस्थितियां अवलोकन करता है उसका पुनः संगठन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कोहलर के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग। कोहलर के सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग होता है, हम उसको देखते हैं।
पहला दिया हमारा, यह सिद्धांत रटने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। यह सिद्धांत क्या करता है? रटने की प्रवृत्ति का विरोध करता है, क्योंकि उसमें पहले ही बताया गया है कि वो सुल्तान नामक चिंपैंजी होता है, वो क्रिया करके बार बार कार्य को कर जब उसके मस्तिष्क में अपने सबसे बड़ी चीज मानसिक जो स्थिति होती है उसका सोच विचार कर पूर्ण अवलोकन कर क्या करता है? लक्ष्य की प्राप्ति करता है वह। आगे दिया है, यह सिद्धांत सभी विषयों के सहसंबंध पर बल देता है। बिल्कुल सही बात है, इससे क्या होता है? सभी विषयों को आसानी से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। आगे दिया है, यह समझकर सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। बच्चा क्या करता है? कोई भी चीज समझकर अपनी समस्या का क्या करता है? तर्क वितर्क चिंतन इत्यादि करके इस अपनी समस्या का समाधान करता है। फिर दिया है, गणित एवं भौतिक विज्ञान जैसे कठिन विषयों के लिए उपयोगी। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या होता है? रटने वटने वाली बात नहीं होती। गणित और विज्ञान के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें समझना होता है। कोई भी विषय वस्तु जो चीज दी रहती है उसको क्या होता है? समझकर बच्चा क्या करता है? अपनी समस्या का समाधान करता है। आगे दिया है, इस सिद्धांत से तर्क एवं स्मरण शक्ति, तर्क चिंतन एवं स्मरण शक्ति का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा क्या करेगा? अपनी समस्या का समाधान करने के लिए उस पर तर्क वितर्क चिंतन इत्यादि करेगा, तो उससे क्या होगा? उससे शक्ति का, उसकी जो कल्पना शक्ति होगी, स्मरण शक्ति होगा, मानसिक चिंतन जो होगा वो क्या होगा? उसका विकास होगा। तो साथियों, हम लोगों ने क्या देखा? पूरा चीज आज 2 सिद्धांत जो हमारे थे इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, हम लोगों ने एक एक करके सारे सिद्धांत को क्लियर कर लिया, जिसमें पहला स्किनर के सिद्धांत को हम लोगों ने देखा, दूसरा सिद्धांत देखा कोहलर का सिद्धांत। जितने भी प्रश्न बनते थे, अन्य नाम उपनाम क्या क्या चीजें होती है, सिद्धांत में प्रयोग के किस पर किया था, क्या क्या चीजें बताई थी, हम लोगों ने उसको सब कुछ एक करके देख लिया। तो सब आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करें? हमारे वीडियोज को सभी भाई बंधुओं तक शेयर कीजिए। साथियों, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।